अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्करिया लेक्चर्स। मैं हूं आपका मेंटोर तला आरिफ। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसलेटरी मोशन चैप्टर नंबर 3 के एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें उसका एक पार्ट किया था, एक पोर्शन किया था जिसको आप कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज उसी की तरह हमारे पास एक नया टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो एक दफा आप इस पिक्चर बोर्ड को देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इससे पहले मैं जरा थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो 2 डायमेंशंस में मोशन होती है उसको आप क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हमने कुछ इस तरह ड्रॉ भी किया था। ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और यूं वाई एक्सिस में भी। अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट टू द ग्राउंड। टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बच्चों, हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एक फुटबॉल को लें, जमीन पे पड़ा है, उसको जैसे ही आप किक करते हैं तो वो 2 डायमेंशन में मूव करता है। एक तो वो आगे की जानिब बढ़ता है और एक ऊपर की ओर बढ़ता है। अब उसी तरह है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि वो टाइम जब वो बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियली रेस्ट पे थी, जब आपने उसको किक किया, वो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा जी? प्रोजेक्शन पॉइंट। लेट्स सपोज यहां पे आपके पास एक फुटबॉल पड़ा है, जो कि यहां पे जमीन पे एक फुटबॉल पड़ा है और आप इसको यहां से किक करते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप इसको किक करते हैं तो ये आगे की जानिब भी मूव करता है और ऊपर की जानिब भी मूव करता है। अब जब इसने मोशन स्टार्ट की, 2 डायमेंशन मोशन स्टार्ट की, तो यहां से ये वाला पॉइंट जहां से आपने इसको किक किया, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? प्रोजेक्शन पॉइंट। और वो पॉइंट जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये बॉल मूव करने के बाद ग्राउंड पे हिट करता है, यानी कि एक वो पॉइंट था जहां से उसने स्टार्ट लिया और एक वो भी पॉइंट होगा जहां पे वो दोबारा जाके ग्राउंड को हिट करेगा। तो वो पॉइंट आपके पास उसका एंडिंग पॉइंट होता है, या ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे उसकी वो जो रेंज है वो रुक जाती है, या वहां तक उसने मूव किया होता है, ग्राउंड लेवल जिसको आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती है जी? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इसको सिंपल डिनोट किया जाता है कैपिटल टी के साथ। ठीक है जी। अब हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करना है? बच्चों, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी, उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस का जो इस्तेमाल है वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे किया। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव करना है, वो किससे ड्राइव करेंगे? थ्रू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब ये फार्मूला हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब हमने उस प्रोजेक्टाइल की मोशन स्टार्ट की और उसने प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके जब मूव किया और वो रुक गया जहां पे जाके, उन 2 पॉइंट्स के दरमियानी फासला जो उसने तय किया है उसमें कितना टाइम लगा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। अच्छा जी, किस तरह बनाएंगे जी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा जी, अब एस में क्या है जी? डिस्टेंस है, वी आई क्या है? उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल टी टाइम है, हाफ ए क्या होगा जी? एक्सेलरेशन होगा, और टी से अगेन टाइम। अच्छा जी,
अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे s है तो उसमें हम लोगों ने उसको h से रिप्लेस कर दिया, स्मॉल t है तो उसको कैपिटल T से, क्योंकि हम जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं उसको डिनोट हम कैपिटल T से कर रहे हैं। अच्छा जी, a को सिंपली हम लोग g से रिप्लेस कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी कि जहां पे s था वहां पे h, जहां पे आपके पास स्मॉल t था वहां पे कैपिटल T, और यहाँ पे भी जहां आपके पास स्मॉल t था वहां पे कैपिटल T लगा देंगे आप। अच्छा जी, कहता है आफ्टर सम टाइम t प्रोजेक्टाइल कम बैक टू ग्राउंड सेम लेवल, सो टेक h 0। अब यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया गया है उसमें h को यानी कि हाइट को 0 कंसिडर क्यों किया गया है? क्योंकि वो कहता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को मूव करवाते हैं तो वो एक खास हद तक हाइट को जो है वो अटेन करता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो मूव करता है तो एक टाइम आता है कि जब वो मूव करके दोबारा उसी ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जहां से उसने शुरू किया था उसी तरह उसी लेवल पे वो वापस आ जाता है। तो इस वजह से आप सिंपल h को क्या करते हैं जी, 0 रखते हैं। अच्छा, ए वाई चूंकि उसने y एक्सिस में भी अपनी मूवमेंट शो की तो आपने उसके लिए क्या चेंज किया जी, g लगा दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा जी, जब भी कोई बॉडी मूव करती है अपवर्ड तो उसके साथ माइनस g लगाया जाता है, और जब वो डाउनवर्ड मूव करती है तो उसके साथ पॉजिटिव g यूज किया जाता है या सिंपल g यूज किया जाता है। अब VI, अब ये y के साथ VI साइन थीटा क्यों यूज किया गया? बच्चों, जब आप लोगों ने वेक्टर्स को पढ़ा था, वेक्टर रेजोल्यूशन को पढ़ा था, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, तब आप लोगों ने एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर की थी, वो ये थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है, लाइक जमीन पे सीधा मूव कर रहा है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस में, और अगर वो सीधा ऊपर की जानिब मूव कर रहा है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। लेकिन समटाइम्स आपके पास कोई वेक्टर है वो इस तरह मूव करता है, यानी कि ये तो हो गया ना उसका वाई एक्सिस, और ये स्टूडेंट्स हो गया उसका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब कोई ऑब्जेक्ट इसमें मूव करे तो ये हो गया उसका एक्स एक्सिस, और यू मूव करे तो वाई एक्सिस। ये मैंने जरा ऊपर करके ड्रॉ किया है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, समझने के लिए। अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स या कोई वेक्टर है वो यू मूव करता है, यानी ना तो वो पूरा एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और ना ही पूरा वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो इसमें आप लोगों ने ये डिराइव किया था, ये कैलकुलेट किया था, और इसको बड़े अच्छे से क्लियर किया था कि हम वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में, जो कि एक उसका एक्स कंपोनेंट होता है और एक उसका वाई कंपोनेंट होता है, यानी कि वो आगे की जानिब भी बढ़ रहा है, ऊपर की जानिब भी बढ़ रहा है। और यही हमारा टॉपिक भी है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस वजह से इसके साथ हमने y की वजह से साइन थीटा लगा। अब बच्चे सिंपल ये जो जितनी वैल्यूज आपने यहाँ पे चेंज की उनको एक इक्वेशन में आप अप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन क्या है? वही इक्वेशन है बच्चे, सिर्फ ये जो आपने नई वैल्यूज लगाई हैं वो उसमें अप्लाई कर देंगे। s की जगह पे आपका h रिप्लेस हो गया, vi की जगह पे vi साइन थीटा, इस स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T, हाफ कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास a यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या यूज हो रहा है जी, माइनस g, और साथ में कैपिटल T स्क्वायर, वही T स्क्वायर जो कि यहां पे स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे आप। अच्छा, अब यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर बता रहा हूं कि जो नेगेटिव g है वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है। फिजिक्स में जो नेगेटिव का साइन यूज किया जाता है वो ऑपोजिट के साथ यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब
जैसा कि हमने ये कहा था कि जो h है वो 0 है, क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट लेता है अगेन आफ्टर मूवमेंट वो क्या करता है जी, उसी ग्राउंड लेवल पे आके हिट करता है। तो यहाँ पे आपका h क्या हो गया जी? 0। vi sin थीटा एज इट इज, t एज इट इज, 1/2 एज इट इज। सिर्फ ये जो माइनस जी था ये बच्चे बाहर आके आपके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये क्या हो गया आपके पास? माइनस, प्लस माइनस माइनस, टी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास h जो है वो 0 हो गया, तो आपने सिंपली क्या किया कि इक्वेशन का ये वाला हिस्सा जो है इसमें से इसको एक तरफ रहने दिया और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेंगे। तो जब आप इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो आपका एक t इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो जब कैंसिल हो जाता है बच्चे तो आपके पास ये डिराइव करेंगे या फार्मूला, t को इधर ही रहने देंगे, vi sin थीटा, 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर आके मल्टीप्लाई, जी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो फार्मूला है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी प्रोजेक्टाइल का आप जो उसने फासला तय किया है उसके दौरान टाइम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है टाइम ऑफ समिट। ये टाइम ऑफ समिट क्या है बच्चे? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ समिट। 0 से स्टार्ट किया था, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था, जैसे ही एक बॉल को हिट करेंगे तो वो ऊपर की जानिब मूव करेगा और आगे की जानिब मूव करेगा। तो वो आगे की जानिब जो मूव कर रहा है ठीक है, अब वो जो जमीन से ऊपर की जानिब मूव कर रहा है और मैक्सिमम जितना उसने अपना वो हिट किया उस पॉइंट को आप क्या पॉइंट कहते हैं, या उस टाइम में आप उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगा वो क्या है जी? टाइम ऑफ समिट कहलाता है। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट का एक जो पोर्शन है वो एंड होता है और आगे चलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बच्चे जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें मेनली हम लोगों ने 3 ये चीजें डिस्कस की थी कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। अब बच्चे रेंज क्या है? रेंज आपको आसान लफ्जों में ये है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फासला तय किया है उसने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, अब उसका वो जो दरमियानी फासला है वो उसकी रेंज है। यानी कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से आप इसको हिट करवाते हैं और ये यहां पे आके हिट कर जाता है। अब ये इसका इनिशियल पॉइंट 0 पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट, ठीक। इसके दरमियान ये जो फासला है ये आपके पास क्या कहलाएगा जी? रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि 2 पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान का जो फासला है दैट इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं जी? आर से, कैपिटल आर से। जैसे यहां पे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, जैसे कि हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए, मैं जरा बार बार टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ इसीलिए रिलेट कर रहा हूं कि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं तो आपको याद करने में भी उतनी ही आसानी होगी। अब जैसे कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन यूज की, इसी तरह हमने रेंज को कैलकुलेट करने के लिए भी एक इक्वेशन को यूज करना है। अच्छा, ये सिंपल इक्वेशन है, कौन सी? S इज इक्वल टू V। सिंपल फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा जी, किस तरह लिखेंगे जी आप? X इज इक्वल टू VXT। अब ये मैंने क्यों इस तरह लिखा? क्योंकि आपकी बुक में भी एज इट इज इसी तरह लिखा हुआ। अच्छा जी, X इज इक्वल टू VXT। ये जी आपके पास आपकी वेलोसिटी है, ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास आपका डिस्टेंस है। कुछ वैल्यूज को चेंज करेंगे, किस तरह? जैसे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज, x को आप r से रिप्लेस कर देंगे। x आपके पास क्या है? रेंज है, ठीक है, वो फासला है। s आपके पास क्या है? वो रेंज है, फासला है। vx आपके पास क्या है? vi cos ऑफ थीटा। अब ये सेम वैसे है जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक ऑब्जेक्ट है तो वो सिंपली
एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब चूंकि हम उसका ये कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो हम उसका कौन सा ले रहे हैं जी, एक्स कंपोनेंट। तो वी आई की वजह से उसका वी आई कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट डिस्कस हो। टी क्या होगा जी, अब ये सिंपली इस कैपिटल टी के साथ रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इसकी वो वैल्यू जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आप इन सारी वैल्यूज को सिंपल रेंज की फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। अब रेंज का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू वी एक्स टी। अच्छा जी, x की जगह पे आपने रिप्लेस किया r आ गया जी, वी एक्स वी आई कॉज ऑफ थीटा, और t की जगह पे वो फॉर्मूला या वो वैल्यू जो आपने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेट की। अच्छा जी, अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेट करके आप वैल्यू लाते हैं तो वी आई से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वी आई स्केयर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और 2, जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ये एक टर्म बनती है। अब इसको बुक में जो है वो डायरेक्टली इस तरह लिखा गया। असल में वो स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे आपके मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बच्चे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, मैथ का एक फॉर्मूला है जिसको आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो इस वजह से इसकी ये डायरेक्ट वैल्यू है साइन 2 थीटा, इसको हम अलग से यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी किस तरह आ गया जी, कि यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये टर्म बनती है जिसको मैथमेटिकली रिजल्ट क्या है, साइन 2 थीटा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब रेंज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है जी आपके पास, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो आप उस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो दरमियानी फासला है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जी हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमम रेंज। ये बेसिकली एक ही टॉपिक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसमें उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। याद रहे कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, मैक्सिमम रेंज क्या है, कहता है द ग्रेटर द इनिशियल स्पीड द ग्रेटर विल बी द रेंज। बच्चों आसान सी एग्जांपल है, एक छोटा सा पत्थर लो और उसको बहुत आराम से यूं फेंक दो, तो आप देखेंगे कि वो थोड़े ही फासले पे जाके गिर जाएगा। आप उसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स के साथ फेंको, वो थोड़ा आगे जाके या ज्यादा स्पीड से मूव करता हुआ आगे जाएगा। फिर मजीद फोर्स लगाओगे तो क्या होता जाएगा, यानी कि जितनी आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे उतना वो दूर जाके गिर जाएगा। तो कहता है ग्रेटर इज द इनिशियल स्पीड ग्रेटर विल बी द रेंज। जितनी स्पीड इनिशियल बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा वो रेंज कवर कर जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। कहता है कि इसको कैलकुलेट करना है आपने मैक्सिमम रेंज, यानी कि वो मिनिमम कौन सा एंगल होगा जिसके ऊपर आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें या मूव करवाएं तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज को क्या करे जी, अटेन करे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज कैलकुलेट हमने की वो क्या था, फार्मूला क्या था, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा जी, अब आपने यहां पे दो चीजों को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अच्छा, वो दो चीजें कौन सी हैं आपके पास, एक है आपके पास वेलोसिटी और एक है आपके पास वैल्यू ऑफ जी। अगर तो आप उसकी वेलोसिटी को और उसकी जी को यानी कि उसको कांस्टेंट रखते हैं, उसमें चेंज नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं जी, उसका वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे कहता है जी आप उसकी वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखें, जी को भी कांस्टेंट रखें। अच्छा, अब यहां पे आपके पास आ गया जी साइन
टू थीटा। अब ये साइन टू थीटा कहाँ से आया? जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो वहां से इसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई। अब ये जो साइन थीटा है ना बच्चे, ये मैक्सिमम दो वैल्यूज आपको दे सकता है, ठीक है। कौन कौन सी दे सकता है? यहाँ आपको ये +1 दे सकता है, यहाँ आपको ये -1। +1 इसकी क्या है जी? मैक्सिमम वैल्यू है, और -1 इसकी क्या है जी? मिनिमम वैल्यू है। तो कहता है कि ये वाली टर्म तो आपकी हो ही कांस्टेंट गई जी, ठीक है। तो 2 sin थीटा को आप किसके बराबर पुट करें? 1 के इक्वल पुट करके देख ले। अब 1 के इक्वल जब हम पुट करके देखते हैं तो 2 थीटा को इधर ही रखें और इस साइन को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा जी? ऑटोमेटिकली साइन इनवर्स हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 वैसे ही है, तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या आपको वैल्यू देगा जी? 90 की वैल्यू देगा। अब 90 डिग्री आ गया यहाँ पे, 2 थीटा इक्वेशन के इस साइड पे है, थीटा को आप इधर ही रखें और 90 के साथ क्या कर दें जी? डिवाइड कर दें, तो आपके पास कितना एंगल आ गया जी? 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको जरा ड्रॉ भी कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज 40 डिग्री 45 डिग्री एग्जैक्ट तो नहीं, हाँ अंदाजे से, कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप इनिशियली 45 डिग्री पे रख के मूव करवाते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है जी? अपनी मैक्सिमम रेंज को अटेन कर सकता है। इसको आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लें, उसको एक खास एंगल से फेंके, अगर आप उसको कम एंगल से फेंक रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो कम फासला तय करेगा, ठीक है। अच्छा जी, वो भी किस तरह यहाँ पे जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि आपको मजीद आसानी हो समझने में। यूं है, लेट्स सपोज आपने इसको दस के या 15 के एंगल पे फेंका, तो इसकी रेंज कितनी है जी? 30 के एंगल पे फेंकेंगे तो ये मजीद आगे जाके गिर जाएगा, यानी यहाँ पे आप 15 कह लें, यहाँ पे आप 30 कह लें। अब आप 45 करेंगे तो वो शायद यहाँ पे आके गिरे, ठीक है। तो ये उसकी क्या है जी? मैक्सिमम रेंज। अब लेकिन 45 से जैसे ही आप ऊपर करते जाएंगे ना, तो वो उसकी रेंज आहिस्ता आहिस्ता कम भी होती जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप जितना ज्यादा एंगल करते जाएंगे उतनी रेंज बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो आगे की जानिब जाता है, लेकिन वही अगर आप उसको 75 के एंगल पे यूं फेंकते हैं तो वो आगे जाएगा लेकिन ज्यादा ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह होके कम फासला तय करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, वो शायद यहाँ पे आके गिरे, ठीक है। तो ज्यादा एंगल होने का ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि वो रेंज भी बहुत ज्यादा करेगा, यानी उसकी रेंज भी एंगल ज्यादा करने से बढ़ती जाएगी। वो एक खास एंगल है, एंगल कितना है? 45 का। जब आप 45 पे रख के उसको थ्रो करेंगे तो वो क्या करेगा जी? अपनी मैक्सिमम रेंज को अटेन कर लेगा। तो ये था आपके पास छोटा सा टॉपिक, मैक्सिमम रेंज। अब आता है जी आपके पास सेम रेंज। अब सेम रेंज क्या है? सेम रेंज स्टूडेंट्स, if the speed vi and g of projectile remain same, then there are always two such angles for which the projectile has same range. आप जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन कब? जब आपके पास उसकी v और g क्या हो जी? कांस्टेंट, रिमेन सेम या कांस्टेंट, तब आपके पास दो कोई भी ऐसे एंगल्स होंगे जिसके ऊपर उसकी रेंज सेम हो। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ है, आप भी इसको असाइनमेंट के तौर पे हल करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब जैसे कि यहाँ पे इसका वही फार्मूला यूज किया गया, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। अब थीटा कहता है 75 प्लस 15 इक्वल टू 90। अच्छा जी, उसी फार्मूला को एज इट इज रखेंगे, इस चीज को हम नहीं हिला सकते, नहीं छेड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले कहा है कि इसको आप क्या करेंगे जी? कांस्टेंट रखेंगे।
साइन वैसे का वैसे, 2 वैसे का वैसे, थीटा की जगह पे सिंपल 15 अप्लाई कर दिया। आर के साथ 15 रखने का मतलब ये है कि वो 15 डिग्री एंगल है, उसके ऊपर आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये टर्म वैसे की वैसे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि आपने बेसिकली वो एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि आया वो दोनों एंगल्स जो हैं उन पे रेंज सेम आती है या नहीं। अच्छा, साइन थीटा आ जाएगा 2 क्रॉस 15 इंटू इक्वल टू 30। अच्छा जी, आंसर क्या आएगा आपके पास, आप अपने कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.5 डिग्री। अच्छा सॉरी 0.5। अच्छा जी, अब आपने किसके लिए कैलकुलेट करनी है जी, दूसरे के लिए, जो कि क्या है आपके पास 75। अगेन वही टर्म कांस्टेंट है जी, साइन थीटा, साइन वैसे का वैसे, 2 उसी तरह, और थीटा की जगह पे 75, बच्चे जब आप 2 क्रॉस 75 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 150। साइन 150 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये हम ड्रॉ भी करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है, आपकी बुक के ऊपर भी ड्रॉ किया गया है। ये 15 डिग्री के लिए जी, किसके लिए जी, 15 डिग्री के लिए, यानी ये यहां से यहां तक इसकी क्या है जी, रेंज। ठीक है, अब आप एक ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, यूं फेंकते हैं थोड़ा सा, ये 75, तो आप देखते हैं कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है, जब आपने उसको 15 डिग्री पे थ्रो किया तब भी, और जब आपने उसको 75 पे थ्रो किया तब भी उसकी रेंज क्या होगी, सेम आई। अब ये बच्चों वही बात है जो आपको मैंने अभी मैक्सिमम रेंज में बताई कि एंगल के बड़े होने से ये मुराद नहीं है, एंगल के ज्यादा होने से, कि आपका जो रेंज है वो बढ़ जाए, वो ज्यादा हो जाए, नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। एंगल का ज्यादा होना इस बात का फैसला नहीं करता कि उसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी। अब ये देखें, 15 के ऊपर भी यही रेंज है और 75 के ऊपर भी यही रेंज है, तो अगर हम यहाँ पे इसको 45 पे थ्रो करते हैं तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। 75 और 45 में डिफरेंस है, 45 कम है एंगल उससे, लेकिन उसमें रेंज क्या है, ज्यादा है। तो ये वही एग्जांपल है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को यूं कम उसके साथ थ्रो करेंगे तो वो कम फासला तय करेगा, लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा एंगल दे देंगे तो वो बजाय इसके कि हॉरिजॉन्टली अपना फासला तय करे, वो वर्टिकली ज्यादा करेगा, यानी वो आगे जाने के बजाय ऊपर की जानिब ज्यादा जाएगा। तो वो इस तरह अपना एंगल जो है वो बनाएगा और यहाँ पे उसकी रेंज जो है वो उसके साथ इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 का और 75 के ऊपर फेंका गया या थ्रो किया गया एक जो प्रोजेक्टाइल है, उन दोनों की रेंज सेम है। आपके लिए असाइनमेंट भी ये है कि आप इसमें 2 से 3 और ऐसे एंगल्स ढूंढें, लिखें और उनको ऐड करें, फिर उसको सॉल्व करें इसी फार्मूला के तहत, बाय कीपिंग दिस टर्म कांस्टेंट। ठीक है जी, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आया इन दो के अलावा भी कोई ऐसे एंगल्स हैं जिनको आप जमा करें वो 90 बन जाए और बाद में आपने उनको कैलकुलेट किया और देखा कि क्या उनकी रेंज सेम आती है या नहीं। ठीक है, बाय द वे इसमें और ऐसे एंगल्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।